हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि बोर्ड एग्जाम का आरओ से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं और उसे आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरे प्रश्नों को व्याख्या करने में या कुछ बोलने में भूलवश त्रुटि हो जा रही है तो मैं चाहूँगा उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं जो भी उसमें सुधार हो अगले वीडियो में मैं उसका सुधार कर सकूं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए इसका शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो देखिए जो पहला प्रश्न है ना, कह रहा है कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट सशक्त का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। प्रोजेक्ट सशक्त प्रश्न पूछ सकता है, प्रोजेक्ट सशक्त किससे संबंधित है? तो डिजिटल बैंकिंग विस्तार से, तटीय पर्यटन से, औद्योगिक निवेश से या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, अर्थात किसको, इसको क्या कहते हैं? एनपीए। अर्थात एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये एनपीए वो होता है ना जो बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया गया वह ऋण होता है जिसका भुगतान 90 दिन, कितने दिन पूछता, एक प्रश्न ये भी पूछता है कितने दिनों के लिए, तो 90 दिन या उससे अधिक समय से लेकिन नहीं किया जा रहा हो, जिसका भुगतान बैंकों को नहीं किया जा रहा है 90 दिन या उससे अधिक हो गया तो उस ऋण को क्या कहते हैं? एनपीए के श्रेणी में डाल देते हैं। ठीक, और उसी को प्राप्त करने के लिए जो प्रोजेक्ट सशक्त है इसका मूल काल यही है कि बैंकों को एनपीए की समस्या को हल करना है। तो इसका संबंध किससे है? गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई अर्थात पीसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचान करिए। क्या करना है? असत्य कथन को पहचान करना है। तो पहला कह रहा है कि यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई। तो पहला ही कथन क्या है? सत्य है, तो ये तो प्रश्न में होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है इसके तहत आरबीआई कमजोर और संकटग्रस्त बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो देखिए दूसरा कथन क्या है? गलत है। ये त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई है, इसके अंतर्गत आरबीआई कमजोर और संकटग्रस्त बैंकों को ऋण प्रदान नहीं करता है। तो दूसरा क्या है? असत्य है। तब केवल दूसरा असत्य है, तो देखेंगे किसमें दूसरा असत्य है। केवल 2 असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें दूसरा कथन है जो गलत है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये आरबीआई जो है मतलब त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत यह एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत कमजोर व वित्तीय तंत्र वाले बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखा जाता है, न कि इसके माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बेसल मानक के अनुसार बैंकों को केंद्रीय बैंक के समक्ष अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बेसल 2, बेसल 1, बेसल 3 या बेसल 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसल 2। बेसल मानक 2 के अंतर्गत बैंकों को केंद्रीय बैंक के समक्ष अपने जोखिम का खुलासा करना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। और ये जो बेसल है ना, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि बेसल मतलब क्या हुआ? तो बेसल में ही ये एक मिनट और देखिए बेसल जो है, बेसल बेसल मानक क्या है ना कि वैश्विक स्तर पर बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के विनियमनों में एक मतलब एक रूपता लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एक मानक है। और इसका एक होता है कि इसका मतलब वो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसल मानक 2। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात इसको क्या कहते हैं? CAR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CAR अर्थात पूंजी पर्याप्तता अनुपात की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2002 में, 1998 में, 2008 में या 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात की शुरुआत की गई थी तो कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न 5 का रहा है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये प्रदान किया किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 6 कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर देनी चाहिए। पीजे नायक समिति, दामोदरन समिति, नंदन नीलेकणी समिति या उर्जित पटेल समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीजे नायक समिति। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? पीजे नायक समिति। इसके माध्यम से ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम कर देने की सिफारिश की गई थी पीजे नायक समिति के अनुसार। और ये जो पीजे नायक समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2014 में। गठन इसका 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। हाँ, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि मुद्रा अवस्फीति अर्थात मुद्रा संकुचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से घटने लगती हैं। तो ये पहला कथन है ना, ये सही है। मुद्रा अवस्फीति जो होता है मुद्रास्फीति के विपरीत होता है। मुद्रास्फीति में क्या होती है कि किसी भी वस्तु और सामान जो होते हैं उनके सामानों में मतलब मूल्यों में वृद्धि होने लगती है, लेकिन मुद्रा अवस्फीति में उनके कीमतों में अपने असामान्य स्तर से घटने लगते हैं, अर्थात उनकी कीमतें क्या होती हैं? घटने लगती हैं। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। पूछा सत्य कथन ही पूछा। और इसके बाद कह रहा है इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसके कारण रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि इसके कारण क्या आती है? बेरोजगारी आती है। ठीक, इसके कारण क्या होती है? बेरोजगारी होती है। इसलिए दूसरा कथन क्या है? गलत है। देखिए क्या होता है ना, जब भी मुद्रा अवस्फीति होता है तो उसमें किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के सामान क्या होते हैं, मतलब दाम क्या होते हैं? घटने लगते हैं। अब जब दाम घटने लगते हैं तो इसके दो तरह से देखते हैं। पहली बात तो जब दाम घटने लगेंगे तो क्या होगा कि कंपनियां जो होंगी उसका उत्पादन कम करने लगेंगी। जब उत्पादन कम करने लगेंगी तो जो उसमें कार्यरत मजदूर हैं उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा भाई, कहें कि भाई उत्पादन कम करना है तो मजदूर भी कम चाहिए, तो मजदूर कम चाहिए तो लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो बाहर निकलेंगे उन क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके कारण रोजगार नहीं बढ़ती है, क्या बढ़ती है? बेरोजगारी आती है। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। इसलिए केवल 1 सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच हो तो उसे कौन सी मुद्रास्फीति कहा जाता है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या कूदती हुई मुद्रास्फीति। तो देखिए जब 3 से 10% के बीच में हो मुद्रास्फीति तो इसको क्या कहते हैं? चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। 3 से 10 के बीच में तो क्या कहते हैं? चलती हुई मुद्रास्फीति। और यही जब पहला जो दिया है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ये क्या होता है ना? 3 से कम होता है। क्या होता है? ये 3 से कम होता है। ये 3% से इसमें कम होती है। मतलब इसमें जो मुद्रास्फीति की जो दर होती है 3 से कम होता है। वहीं जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है इसमें, हाँ, ये जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है ये 10 से लगभग 20% के दर के बराबर होता है। 10 से 20% के बराबर होता है, मतलब इन्हीं के बीच में रहता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और वहीं जब कूदती हुई मुद्रास्फीति है तो इसको क्या कहते हैं? इसमें मुद्रास्फीति क्या है ना, दहाई अंकों के साथ साथ मतलब तीसरे अंकों में, मतलब तिहाई में भी अंकों में, मतलब सैकड़ा में भी चला जाता है, अर्थात 100% से ज़्यादा भी मूल्यों में वृद्धि होती है। इसलिए इसको कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। हालांकि जो इसमें जो प्रश्न पूछा है, जब मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आपका, हाँ, उसको बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं उसको? चलती हुई मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं अब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष आहरण अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था? अर्थात क्या है? एसडीआर को कब पेश किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष आहरण अधिकार को कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1964 में, 72 में, 69 में या 1977 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में एसडीआर को लाया गया था। और ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है। और इसका कोई ना फिजिकल कोई रूप नहीं होता है, ये न ही ये सिक्का के रूप फॉर्म होता है, न ही नोटों के फॉर्म में रहता है। ये इसका मतलब एक तरह से भौतिक, क्या कहते हैं, यूँ कहा जाए कि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जो लाया गया था 1969 में लाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 11 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है?
कौन सा एकाक्षर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का। पूछा क्या केंद्र के पास राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार, तो देखिए ये क्या है, एकात्मक लक्षण है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, लिखित संविधान। तो दूसरा जो है लिखित संविधान, ये क्या है, एकात्मकता का लक्षण नहीं है बल्कि संघात्मक का लक्षण है। किसका है, ये संघात्मक का लक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन एकात्मक का लक्षण नहीं है, तो लिखित संविधान जो है संघात्मक का लक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और नीचे दे रहा है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है। और आपातकाल में केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति, तो ये भी आपातकाल, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। तो लेकिन कौन इसमें एकात्मकता का लक्षण नहीं है, तो लिखित संविधान, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में बताया गया है, और नागरिकता के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि नागरिकता का जो उल्लेख है भाग 2 में, किस में, तो नागरिकता जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, किसके बीच में, 5 से 11 के बारे में, 11 के बीच में बताया गया है। और इसी में 9 में के बारे में बताया कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही, भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म मानी जाएगी। अगला प्रश्न, संसद से संबंधित स्थगन, सत्रावसान और विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है। संसद के सत्र स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। संसद के सत्र जो है स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो पहला ही कथन क्या है इसमें, पहला देखिए, पहला ना सही है, क्योंकि जो स्थगन जो होता है, एक मिनट, देखिए पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि स्थगन जो होता है ना, केवल बैठकों को निलंबित किया जाता है। इसमें जो बैठक होते हैं उसको निलंबित किया जाता है, न कि सदन के सत्र को। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीठासीन के जो मतलब उस राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसको, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं एक तरह से, वही इसका स्थगन करते हैं। दूसरा कथन दे रहा है कि संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि संसद का जो सत्रावसान है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सत्रावसान क्या होता है ना, संसद के किसी सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर देना, ये क्या कहलाता है, ये सत्रावसान कहलाता है। और ये करते कौन है, राष्ट्रपति करते हैं। अर्थात पहला और दूसरा कथन सत्य है। अब तीसरा कथन देखते हैं कि लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 86 के तहत किया जाता है। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि लोकसभा का जो विघटन होता है 86 के अंतर्गत नहीं होता है, बल्कि किसके अंतर्गत होता है, 85(2) के अंतर्गत। किसके, तो 85(2) के अंतर्गत होता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, या विशेषाधिकार प्रस्ताव, या निंदा प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14। देखिए ये जो ना विश्वास प्रस्ताव, आप देखिए विश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो इसको क्या करिए, तुरंत एलिमिनेट करिए। अब देखिए 2 जिसमें है वो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, सी और डी। अब देखिए निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव जो है ना ये भी केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, इसलिए जिसमें ऑप्शन में 4 होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। ए और बी तो पहले से कैंसिल है, डी में 4 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो ये जो 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर 1 और 3, विकल्प 1 और 3 है, ये केवल किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, इसलिए 1 और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये संसद के दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, तो ये दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं। बाकी विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। अगला प्रश्न का, साधारण विधेयक पर जब सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, साधारण विधेयक जब एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास निम्नलिखित में से क्या अधिकार नहीं होता, विधेयक को बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे। देखिए पहला तो ये अधिकार है, ठीक, तो पहला सही है। उसके बाद कह रहा है विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेज दें, विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेज दें। तो दूसरा कथन क्या है ना इसमें गलत है।
अब पूछा कि क्या अधिकार नहीं है, दूसरे सदन को क्या अधिकार नहीं, तो दूसरे सदन को ये अधिकार नहीं है कि विधेयक को कुछ संशोधन के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेजें। देखिए जब दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करेगा ना तो पुनः पहले सदन में भेजेगा, और वो जब सदन पास करेगी तब जाके ये मतलब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, न कि डायरेक्ट ये राष्ट्रपति के पास संशोधन करके डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो ये मान्य नहीं होगा। इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या, विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो कर ही सकता है भाई, साधारण विधेयक पर कोई भी कार्रवाई न करे तो ये भी कर सकता है। हालांकि विधेयक को स्वीकार अस्वीकार न करे तो इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन ये तो उसके दूसरे सदन के नियम मतलब उसका अधिकार है, करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी है, ये संभव नहीं है। अगला प्रश्न क्या 16 है कि उत्तर पूर्वी परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, 1977 में, 1984 में, 69 में या 71 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1971 में किया गया था। और इसमें पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनको मतलब शुरुआत में इन्हीं 7 राज्यों को शामिल किया गया था, लेकिन 1994 में, कब, तो 1994 में इसमें सिक्किम को भी शामिल कर दिया गया। सिक्किम को भी कब शामिल किया गया, 1994 में उत्तर पूर्वी परिषद में। तो इसलिए वर्तमान में इसमें 8 राज्य है। और इसको उत्तर पूर्व प्रश्न जो है, मूल प्रश्न इसका है कि उत्तर पूर्वी परिषद गठन कब किया गया था, तो 1971 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण को उनकी स्थापना के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो वंशधारा जल विवाद था, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, देखिए जो नर्मदा जल विवाद पूछा कि ना आरोही क्रम में लगाना है, ठीक। तो देखिए जो नर्मदा जल विवाद था ना, ये कब आया था, 1969 में। नर्मदा जो जल विवाद था, और ये किन किन राज्यों के बीच में था, तो मैं बोल दे रहा हूँ, बस आप लोग सुन लीजिए, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। नर्मदा जल विवाद किसके बीच, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीच में 1969 में इसका गठन किया गया था, इस अंतर्राज्यीय जल विवाद न्याय ट्रिब्यूनल का। उसके बाद करा रावी तथा ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण। तो इसका जो गठन किया गया था 1986 में कब किया गया था, 1986 में। और ये आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच विवाद बना हुआ है इसके वजह से। उसके बाद कावेरी जल न्यायाधिकरण, ये आया था कब, 1990 में। और कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में है। फिर उसके बाद से वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन कब किया गया था, तो 2010 में। और ये है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कहाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है इसका विवाद, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पूछा आरोही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले कब, 1969 में 4, अर्थात 4 पहले हो जाएगा। उसके बाद 1986 अर्थात 3 हो जाएगा। फिर 1990 जो कावेरी जल विवाद है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 2010 वंशधारा अर्थात 1। अब 4, 3, 2, 1 देखते किस ऑप्शन में, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन को चुनिए। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में असत्य कथन पहचानना है। तो ये कह रहा है कि इस आपातकाल की घोषणा 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो देखिए इसमें जो पहला असत्य कथन को पहचानना है, तो पहला कह रहा है इस आपातकाल की घोषणा 1 माह के भीतर संसद को स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसको वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने के पूर्व, मतलब कुल मिला जुला के इसको 1 माह नहीं होगा, यहाँ पे 2 माह होता है, किसका, 2 माह के अंदर इसको मतलब मंजूरी मिलना आवश्यक है, ठीक। और ये 1 माह कब होता है ना, जब कोई मतलब नई लोकसभा जब पुनर्गठित हो जा रही है तो उसको पुनर्गठित होने के दौरान 1 माह के अंदर उसमें इसको मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो इसको शुरू में 2 महीने का डेट दिया जाता है, ठीक। तो पहला कथन क्या गलत है। उसके बाद कह रहा है स्वीकृति मिलने के बाद इसे जारी रखने हेतु हर 6 माह में संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन भी क्या है, गलत है, क्योंकि एक बार यदि संसद को दोनों सदनों से इसकी मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावित रहता है जब तक इसे वापस न लिया जाए। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। और वित्तीय आपातकाल कब तक किस अनुच्छेद में है, तो 360 में है, और अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक। तो इसलिए
इसका पूछा असत्य कथन पूछना है तो दोनों असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 अर्थात दोनों असत्य हैं। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ झारखंड राज्य दिया है, दूसरे तरफ विधानसभा सीटें दिया है, तो इसको हम लोग इंग्लिश और ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया है, झारखंड। तो देखिए झारखंड में जो है कुल कितने सीटें हैं, 81 सीटें, अर्थात ए का किससे सुमेलित होगा, ए का 2 से सुमेलित होगा। उसके बाद क्या दे रहा है, पंजाब। तो पंजाब में कितने सीटें हैं, 117 सीटें हैं, अर्थात बी का किससे सुमेलित होगा, 1 से सुमेलित होगा, अर्थात ए का 2 बी का 1। ए का 2 बी का 1 देखिए किस में है, तो ए का 2 किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, अर्थात बी और डी में है। ठीक, किस में है, तो बी और डी में है। तो अब देखें बी और डी होगा। और उत्तराखंड पहले हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, अर्थात सी का किससे सुमेलित होगा, 4 से सुमेलित होगा। और हरियाणा अर्थात डी, ये किस में है, 90, अर्थात हरियाणा में कितने सीटें, एक ही बचा है तो 90 होगा, अर्थात डी का किससे होगा, 3rd से होगा। अब देखिए ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3rd, तो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, सी का 4 डी का 3rd। तो ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी बी है, डी बोल दिए, ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। प्रश्न संख्या 20 है, अनुच्छेद 175 या अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 176। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175। ये अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 है कि 175 का संबंध राज्यपाल के राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने के अधिकार के बारे में ये बताया गया 175 में, इसलिए 175 सही होगा। और 163 देख लेते क्या दे रहा है कि ये 163 जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देने से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, सहयोग या सलाह देने से संबंधित है। और उसी के बाद अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन का उपबंध किया गया इसके माध्यम से। और 160 जो है ये आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों से संबंधित है। तो ये सभी हम लोग देख लिए। जो प्रश्न पूछा है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन कौन युग में सुमेलित हैं। अनुच्छेद 47 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। तो देखिए पहला ही कथन क्या है ना, ये गलत है। पहला कथन क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 47 का संबंधी अनुसूचित जातियों से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 47 है ये आप लोग पता होगा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसका संबंध आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य को सुधार करने के संबंधित राज्य के कर्तव्य के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला कथन क्या है, गलत है। अब देखिए क्या ना, पहला कथन गलत है, ये तो कंफर्म हो गया। तब आगे अब पहले क्या करते, तुरंत एलिमिनेट करेंगे ऐसे प्रश्नों को। अब देखेंगे एक कथन गलत है, पूछा कौन से युग में सही मतलब युग सुमेलित हैं, तब एक गलत है। देखेंगे आप मतलब ये एक जो है किस किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा क्या होगा, तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ए में है तो देखिए तुरंत कैंसिल कर दें, सी में है तुरंत कैंसिल कर दें। और डी दे रहा है क्या, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी में 1 भी आ जाएगा, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आगे हम लोग को और प्रश्न मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो आगे तुरंत बढ़ना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे जा सकते हैं। देखिए ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस से थोड़ा समय कम मतलब समय बचता है और प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग अनुच्छेद 2 देख लेते हैं, क्या ऑप्शन 2 विकल्प 2 देखते हैं क्या अनुच्छेद 361 के अंतर्गत क्या करा है। तो 361 होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताया गया। और वही अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा से संबंधित है। 2 और 3 है सही है, तो ये भी देख लें, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 22 ही कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। उनका पारस्परिक संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है। सत्य कथन पहचान करना है तो पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी का जो पारस्परिक होता है ये संसद के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला कह रहा है वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये क्या कर रहा है, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा कथन क्या है, सही है, दूसरा कथन सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पूछा सत्य कथन तो केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें दूसरा में दिया ना, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, ऐसा इसलिए कर सकता है कि महान्यायवादी जो होता है सरकार के एक तरह से पूर्णकालिक वकील नहीं होता है।
और वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधि कार्रवाई से नहीं रोका गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 संख्या का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, सही है। अब कारण देखते हैं कि आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं की जांच दल है, तो कारण भी क्या है, सही है। अब कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। अब देखेंगे कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला जो क्या है ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, और इसके लिए कारण एक्सप्लेनेशन जानने के लिए क्या करते हैं, आगे क्योंकि लगा देंगे। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं की जांच का दल है। देखिए कथन और कारण में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ एकदम कारण क्या है दूसरा, मतलब कारण दूसरे फैक्ट में आ गया है, तो देखिए कारण भी सही है लेकिन ये क्या सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या निकाय कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है। कौन सा निकाय कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, क्षेत्रीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद, या केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप क्षेत्रीय परिषदें, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ये क्षेत्रीय परिषद जो है ना ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाकी जो ये है कि अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक निकाय अंतरण, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं 25 संख्या कि सार्वजनिक उद्यम समिति वर्तमान में कितने सदस्य हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो इस सार्वजनिक उद्यम समिति जो है इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये सार्वजनिक उद्यम समिति जो है प्रारंभ में तो इसमें क्या 15 सदस्य थे, जो 10 राज्यसभा से और 5 लोकसभा से होते थे, लेकिन 1974 में, कब, तो 1974 में इसमें 22 सदस्य कर दिए गए, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और सार्वजनिक उद्यम समिति का जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था। कब, तो 1964 में। और किसकी सिफारिश किया गया था, तो ये कृष्ण मेनन समिति। कौन थे, तो भाई मैं बोल दे रहा हूँ, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर ये सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 1974 में 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। शेरपुर, अनूप शहर, बटेश्वर, या डलमऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बटेश्वर जो है ये गंगा नदी के तट पे नहीं है, बल्कि क्या है, तो ये यमुना नदी के तट पे है। बाकी जो है ये शेरपुर, अनूप शहर, ये डलमऊ, ये आपका गंगा नदी के तट पर है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित तो कौन फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। ज्वार, अरहर, गेहूं, धान, मटर, धान, मसूर, गन्ना, पैडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान और अरहर और गेहूं। जितने लोग भी खेती करते होंगे या गांव से संबंध रखते होंगे वो सभी लोग पता होगा कि जो एक वर्ष की जो फसलें होती हैं, एक वर्ष में ज्वार, अरहर, गेहूं को उगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अरहर जो है यही खुद एक वर्ष ले लेता है फसल उगने में, तो उसी में गेहूं, ज्वार तो नहीं उगाया है। लेकिन धान, मसूर जो होता है एक वर्षीय फसल है, गन्ना, पैडी एक वर्षीय फसल है, धान, मटर भी क्या है, एक वर्षीय फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 का रहा है कि उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी, तो पहला ही कथन क्या है, गलत है। क्योंकि जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी ये 1975 में नहीं की गई थी, बल्कि यह कब किया गया था, तो
ये किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है ये 1975 में नहीं बल्कि 1972 में। कब? तो ये 1972 में होता। दूसरा कह रहा है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1972 है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसका जो दे दिया 1972। कतरनिया घाट की जो स्थापना की गई थी इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में। दोनों एक दूसरे के उल्टा दे दिया है, इसलिए दोनों असत्य है। अब पूछा है कि सत्य कथन को पहचान करना है, तो सत्य कथन न तो 1 है न तो 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न कर रहा है 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एशिया फ्लाईवे का परियोजना का हिस्सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य या रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है। इस जीव का अभयारण्य एशिया फ्लाईवे परियोजना का ये क्या है? हिस्सा है। और ये किस जिले में है? तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका है मुजफ्फरपुर और बिजनौर जिले में। कहाँ पे है भाई? मुजफ्फरपुर, मैं बोल दे रहा हूँ बस, ये है मुजफ्फरपुर और बिजनौर। मुजफ्फरपुर और बिजनौर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? लठमार नृत्य, सौरा नृत्य, राई नृत्य या दीवारी पाई डंडा नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राई नृत्य। राई नृत्य क्या होता है? राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है, और यह नृत्य ब्रज के, और राई नृत्य क्या है ना, इसको मयूर नृत्य इसलिए कहा जाता है कि ये ब्रज के मयूर नृत्य के समान, मतलब समानताएं रखता है। और ये नृत्य कब किया जाता है? तो ये इसका नृत्य ये जन्माष्टमी या बसंत ऋतु में किया जाता है। और इसको करने वाले कौन लोग होते हैं? तो इसको करने वाले होते हैं बेड़िया जनजाति के लोग होते हैं। ठीक, बेड़िया जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, कहाँ गया? हाँ, लठमार नृत्य। तो लठमार नृत्य जो है ना बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के समय नृत्य किया जाता है। ओ सॉरी, हाँ, लठमार नृत्य वो भी क्या, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर पर, लठमार नृत्य ब्रज में होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। प्रश्न संख्या 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। किराना और आगरा घराने का संबंध ख्याल गायकी से है। किराना और आगरा घराने का संबंध किससे है? तो ख्याल गायकी से। तो पहला ही कथन क्या है? सही है। उसके बाद कर बनारस और लखनऊ घराने का संबंध ठुमरी गायिका से। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। पूछा सत्य कथन कौन है? तो देखिए 1 और 2 अर्थात दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ लोक नृत्य दे दिया, दूसरा क्षेत्र दे दिया, तो इसको हम लोग छोटा करते हैं और ऑप्शन उसका विकल्प तो दूसरे पेज पे दिया है। खैर हम लोग यहीं इसका मिलान कर लेते हैं। ये जो दादरा नृत्य है ना, देखिए दादरा नृत्य कहाँ पर पड़ता है आपका? ये देखिए ये जो दादरा नृत्य होता है ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में होता है। दादरा नृत्य पूर्वांचल अर्थात 1 8 1 से सुमेलित है। उसके बाद जो ये ढेडिया लोक नृत्य दिया है ये होता है आपका अवध क्षेत्र में। किसमें? अवध क्षेत्र में, अर्थात बी का किससे? 3rd से सुमेलित है। उसके बाद क्या है? बरेडी जो नृत्य है ये बुंदेलखंड से संबंधित है, अर्थात सी का किससे संबंधित है? 2 से। और ये जो झूला नृत्य है किससे संबंधित है? ये ब्रज से संबंधित है। झूला लोक नृत्य ब्रज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी का किससे सम्मिलित हो जाएगा? 4 से। डी का किससे सम्मिलित होगा? 4 से। इसलिए अब देखते हैं ए का 1, बी का 3rd और सी का 2 और डी का 4 किस ऑप्शन में है? ए का 1, बी का 3rd। तो ए का 1, बी का 3rd जो है ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। और सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 का रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना सबसे अंत में हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत स्थान। देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृत जो स्थान है ना, इसकी जो स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1946 को। कब? तो 31 दिसंबर 1946 को। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो स्थापना की गई थी इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 30
30 दिसंबर 1900 एक मिनट, हाँ 30 दिसंबर 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो हिंदुस्तान अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कब? तो 1927 में। और उसके बाद से उर्दू अकादमी जो है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में आया था। ये इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तब पूछा है कि सबसे अंत में किसकी स्थापना की गई थी, तो देखिए 2 ए और बी ऑप्शन बेहद करीब है, 30 और 31 तारीख को दोनों। एक मिनट, ये हम 1946 लिख दिए हैं, जो ऊपर जो है ये 31 दिसंबर 1976 है। 31 दिसंबर 1976, पुनः 74 लिख रहे हैं, 31 दिसंबर 1976, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो बी है उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी, ये 30 दिसंबर 1976 है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या गलत है। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लोग, बाकी जो लिखे थे सही लिखे थे। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखनऊ में है, सहारनपुर में है, मेरठ में है या आगरा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। ये जो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये लखनऊ में है। और ये एक निजी क्षेत्र की विद्यालय, और इसकी जो स्थापना की गई थी 2001 में की गई थी। कब? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन स्थल दिया है, दूसरी तरफ जनपद दिया है। ठीक, तो ये जो ब्राह्मण घाट है, तो ब्राह्मण घाट कहाँ था भाई? तो ब्राह्मण घाट था आपका, हाँ जो देखिए जो ब्राह्मण घाट था ना ये मथुरा में था, अर्थात ए का किससे सम्मिलित हुआ है? 1 से सम्मिलित हुआ है। उसके बाद जो ये साक्षी गणेश मंदिर जो है ये कहाँ था? वाराणसी में था, अर्थात बी का किससे 2 से सम्मिलित हुआ। फिर झारखंडेश्वर महादेव कहाँ था? तो ये गाजियाबाद में। सी का किससे? 3rd से सम्मिलित है। उसके बाद शाहपीर मकबरा कहाँ है? तो मेरठ में, अर्थात डी का 4 से सम्मिलित है। अर्थात सभी देखिए सामने सामने सम्मिलित हैं, अपने अपने सामने सम्मिलित हैं सभी के सभी। तो देखते हैं हम किस ऑप्शन में मिल रहे हैं सभी ये। तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दे रहा है कि किसी पारितंत्र में एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। तो कथन क्या है? सही है। कथन क्या कह रहा है? सही कह रहा है। उसके बाद पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इसे खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो कारण भी क्या है? सही है। ठीक, देखिए कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। अब देखेंगे कारण इसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्याख्या के लिए क्या करेंगे ना, इसको पुनः हम लोग पढ़ेंगे। किसी पारितंत्र में एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला बनाता, सही है। आगे क्या करते हैं? क्योंकि लगाते हैं, क्योंकि पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, इसके खाद्य जाल का निर्माण होता है। देखिए दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए कारण क्या है? इसकी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। हालांकि है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तब देखते हैं दोनों सही है और इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, 37 संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गैसीय चक्र का प्रकार नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र या कार्बन चक्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। फास्फोरस चक्र अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये गैसीय चक्र का एक प्रकार नहीं है। बाकी जो नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र ये गैसीय चक्र का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अनुकूलन का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अनुकूलन का एक प्रकार नहीं है? व्यवहारात्मक अनुकूलन, प्राकृतिक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन या संरचनात्मक अनुकूलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक अनुकूलन। ये प्राकृतिक अनुकूलन जो है ऑप्शन नंबर बी में, ये पर्यावरणीय अनुकूलन का प्रकार नहीं है। बाकी जो ये व्यवहारात्मक अनुकूलन ये है, फिर शारीरिक अनुकूलन और संरचनात्मक अनुकूलन ये पर्यावरणीय अनुकूलन का एक तरह से प्रकार है।
इस प्रश्न में व्याख्या करने लगे कैसे है तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको जहाँ भी नोट्स बनाए होंगे किताब में होगा, इन तीनों को पर्यावरणीय अनुकूलन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 39 दिया है कि दिए गए कथनों से सत्य कथन का चयन कीजिए। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की और सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूती होती हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मतलब मजबूत होती हैं। तो ये पहला ही कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा कथन दे रहा है कि निलंबित कणिकीय पदार्थों का आकार क्या दिया है कि दूसरा कथन दे रहा है कि निलंबित कणिकीय पदार्थ एसपीएम का आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इनका जो आकार होता है 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, दूसरा कथन है क्या है, गलत है। अब पहला कथन क्या है, सही है। इसलिए जो फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की और सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, इसलिए केवल 1 सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ये देखिए जो फ्लाई ऐश होती है ना, ये सूक्ष्म पाउडर की तरह होती है और ये वायु के साथ दूर तक यात्रा करते हैं, और इनका जो उत्सर्जन होता है मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। और जो ताप विद्युत घरों से एकदम पतली पाउडर की तरह जो निकलता है जो प्रदूषण, ये फ्लाई ऐश कहलाता है। हालांकि इसके बहुत से निगेटिव मतलब रिस्पांस देखने को मिलता है, लेकिन खैर उसमें तो वो पूछा नहीं है, तो जो हम लोग पूछा है वही बस देखते हैं कि कौन क्या क्या है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या कर रहा है कि कहाँ गया भाई, हाँ यहीं पे तो है, ठीक ठीक। प्रश्न संख्या 40 है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं। वायु गुणवत्ता कितनी श्रेणियां बनाई गई, 4, 3, 8 या 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। इसमें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं, तो 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। और देखिए जो 6 श्रेणियां है ना, ये क्या होता है, पहला जो कि इसमें क्या आता है, अच्छा आता है, ठीक, कहीं अच्छा है। फिर दूसरा क्या आता है, संतोषजनक आता है, मैं बोल दे रहा हूँ बस आप लोग सुन लीजिए। दूसरा संतोषजनक आता है, तीसरा मध्य प्रदूषित, चौथा खराब आता है, फिर बहुत खराब आता है, बहुत खराब और गंभीर आता है। ठीक, शुरू सुनिए, अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। तो 6 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा फल उपोष्ण कटिबंधीय फल है। निम्नलिखित में से कौन सा फल क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय फल है। तो क्या दिया, आलू बुखारा, पपीता, अखरोट या अनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनार। अनार जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय फल है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, गासिपियम अर्बोरियम क्या दिया है, गासिपियम अर्बोरियम और हर्बेरियम निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो ये जो गास्पियम अर्बोरियम और हर्बेरियम है, ये आपका संबंधित है किससे, कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये कपास से संबंधित है। देखिए कपास के जो है ना, मुख्य रूप से 2 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, अर्थात 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक तो पहला देसी कपास कहा जाता है जिसको, और दूसरा क्या होता है, एक अमेरिकन कपास होता है। और जो देसी कपास होता है ना, इसी को गास्पियम अर्बोरियम कहा जाता है। देसी प्रजाति को क्या कहते हैं, गासिपियम अर्बोरियम कहा जाता है। और ये जो हर्बोरियम जो होता है, ये अमेरिकन कपास कहा जाता है। किसको, इसको अमेरिकन कपास कहा जाता है। ठीक, इसलिए इसकी 2 श्रेणियाँ होती हैं। और जो भारत में ज़्यादातर जो मतलब जिसका उत्पादन किया जाता है, ये गास्पियम अर्बोरियम का ही उत्पादन किया जाता है, देसी कपास का। नहीं, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए हैं, ये हर्बेरियम जो है इसकी उत्पादन ज़्यादा किया जाता है और गास्पियम अर्बेरियम का उत्पादन कम किया जाता है। ये 29% होता है, ये गास्पियम अर्बेरियम, क्योंकि इसमें कीड़ा वड़ा ज़्यादा लगते हैं, तो इसका उसका उत्पादन भी कम, मतलब इसी की वजह से इसका उत्पादन कम किया जाता है। खैर, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ संस्थान दिया है, दूसरी तरफ उसका क्या दिया, मुख्यालय दिया। तो कह रहा, पहला कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,
प्रश्न संख्या 43 कौन सा सुमेलित है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड क्या दिया? मेजिफेमा। तो ये देखिए मेजिफेमा में नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में, जो हरियाणा में पड़ेगा। उसके बाद केंद्रीय बागवानी संस्था, तो इसका जो स्थापना है गुरुग्राम में नहीं है। इसकी जो संस्थान की जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? केंद्रीय बागवानी संस्थान का नहीं, केंद्रीय बागवानी संस्थान। ऊपर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है और नीचे केंद्रीय बागवानी संस्थान। तो जो केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है ये नागालैंड के किस में है? तो एक जगह है मेजिफोमा। कहाँ है? मेजिफोमा है। और ये कहाँ पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है नागालैंड में। कहाँ? तो ये नागालैंड में। तो दोनों अर्थात दोनों कोई भी सुमेलित नहीं है। पूछा कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कोई भी सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंबरी क्या है? अंबरी निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति है? काजू की, सेब की, केला की या अनार की? तो ये जो अंबरी जो है ना, ये है आपका किसका प्रजाति? सेब का प्रजाति है। अंबरी जो है ये सेब का प्रजाति है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है बाटलिंग और कैनिंग। क्या कह रहा है कि बाटलिंग और कैनिंग का संबंध निम्नलिखित में किससे है? फसल उत्पादन से, सब्जी उत्पादन की नई विधि, फल परीक्षण या मत्स्ययन? तो ये जो बाटलिंग और कैनिंग जो है ये फल परीक्षण से संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल परीक्षण से। और देखिए जो कैनिंग शब्द है ना, कैनिंग शब्द किससे बना है? तो ये बना है आपका कैन से बना है, और इसका अर्थ होता है टीन का डिब्बा। कैन का अंदर अर्थ अब कैन जान ही रहेंगे, टीन का डिब्बा इसका अर्थ होता है कैन का। कैनिंग जो कैन से बना है और इसका टीन का डिब्बा होता है। और कैनिंग जो है फल परीक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है ना, तैयार फल या सब्जी को टीन के डिब्बे में तरल पदार्थ के साथ भरकर और उसमें से वायु निकाल के बंद करके और उसमें वायु के मतलब उसको इस तरह से पैक कर देते हैं कि उसमें वायु न जा सके। और तत्पश्चात उस क्या करते हैं, वो डिब्बे को एक निश्चित तापक्रम एवं समय के साथ गर्म करते हैं ताकि उसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होंगे या विषाणु होंगे मर जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैनिंग कहते हैं। और इस कैनिंग में ही मतलब कैनिंग को एक तरह से डब्बा बंद जो खाना होता है ना, ये कहते हैं कि डब्बा बंद खाना कैनिंग के प्रोसेस से ही बनाया जाता है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके शिशु जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ मध्य प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। तो प्रश्न क्या पूछा इसमें? शिशु जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम की ओर। तो देखिए जो पहला ये मध्य प्रदेश है, तो देखिए जो मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ये 14.9% है। कितना है? 14.9%। वहीं ये नागालैंड में जो कितना है? तो यहाँ पे 14.7%। कितना है? 14.7%। और छत्तीसगढ़ में कितना है? तो ये 14.3% है। और उसके बाद से गुजरात में कितना है? गुजरात में 12.9%। अब पूछा क्या कि प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम की ओर से सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए 14.9 है अर्थात 1 हो जाएगा। उसके बाद 14.3 कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, नहीं उसके पहले 14.7 जो नागालैंड में अर्थात 1 और 2। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कि गुजरात, नहीं उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़ अर्थात 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? गुजरात अर्थात 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 देखें किस ऑप्शन में दिया है? तो 1 2 3 जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए यहाँ पे 4 लग रहा है, मिस प्रिंट कर दिया है। और ऑप्शन में 9 भी रहता कोई इससे बात नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से रख देते हैं। 4 जो आएगा लास्ट में आ जाएगा 12.9 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 47 कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर देश की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है? तो हम पहले यह पता करेंगे कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो वर्ष 2011 में देश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी कितनी थी? 17.7% थी। अर्थात 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.7% लोग बढ़े थे। कुल दशकीय वृद्धि थी 17.7%।
उसके बाद अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं किसकी दशकीय वृद्धि कितनी थी। तो जो हरियाणा की जो दशकीय वृद्धि थी ना, ये 19% थी। कितनी थी? 19.9% थी। वहीं मिजोरम की जो दशकीय वृद्धि थी कितनी थी? ये 23.48% थी। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो दशकीय वृद्धि थी 15.99% थी। उसके बाद झारखंड। तो झारखंड की कितनी थी? तो 22.42% थी। तो देखिए किसका है ना 17.7% है, किसका कम है? केवल महाराष्ट्र का कम है 15.99%। बाकी जो है ये 17.77 अर्थात राष्ट्रीय जो वृद्धि से सबसे ज़्यादा तीनों हरियाणा में, मिजोरम में, झारखंड में, महाराष्ट्र में केवल कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 48, ये भी जनसंख्या से ही संबंधित है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी कहाँ पे भाई? सिक्किम में, नागालैंड में, गोवा में या उपयुक्त तीनों में? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी ना, देश की ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कुल कितना थी? तो ये 12.29% थी। कितना थी? 12.29% थी। लेकिन इसमें भी जो सिक्किम है, नागालैंड है, गोवा है, यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि थी ये ऋणात्मक थी, अर्थात तीनों में ऋणात्मक थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहीं पे एक प्रश्न पूछा, सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय जनसंख्या मतलब जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये मेघालय था। कौन सा था? मेघालय। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? मेघालय था। और ऋणात्मक इसमें थी सिक्किम में, गोवा में, नागालैंड। हालांकि इस सिक्किम, गोवा, नागालैंड के अलावा अन्य भी राज्य थे जहाँ पर केरल, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ ग्रामीण, मतलब इन सभी में ग्रामीण जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि थी वह ऋणात्मक रही थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि 49 कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, बिहार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे 2011 में जो लिंगानुपात था कितना था भाई? तो ये था 2011 में कितना था? तो ये था 943 था। ठीक, कितना था? 943। 943 जो है ये तो राष्ट्रीय था। और यहीं राष्ट्रीय में ही देखें कितनी वृद्धि हुई थी। तो 2001 में कितना था? तो 2001 में था आपका कितना? 2001 में था आपका 933। कितना था? 933। अर्थात दशकीय वृद्धि कितने हुई? 943 हुआ। तो कुल कितने अंकों की वृद्धि हुई? 10 अंक, मतलब 10 ही अंकों की वृद्धि हुई। तो इसमें पूछा किस राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो अब देखेंगे मिजोरम में कितना 2001 में कितना था और 2011 में कितना हुआ। फिर अरुणाचल प्रदेश में 2001 में कितना था और 2011 में कितना हुआ। प्रश्न की काफ़ी लेंदी है, देखने में बस छोटा लग रहा है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो लिंगानुपात है ये 2001 के तुलना में, ये हाँ अरुणाचल प्रदेश की जो ये है लिंगानुपात, ये 2001 की तुलना में 2011 में 45 अंकों में वृद्धि हुई। कितनी हुई? तो 45 अंकों में वृद्धि हुई। सॉरी, प्रतिशत नहीं कहेंगे, 45 अंक आएंगे। ठीक। और वहीं पे मिजोरम में देखें तो मिजोरम में जो 2001 की तुलना में यहाँ पे वृद्धि हुई कितना? तो 41 अंकों की वृद्धि हुई। कितना? 41 अंकों की। फिर केरल में देखें तो केरल में वृद्धि कितनी हुई? तो 26 वृद्धि हुई। 2001 से लेके 2011 के बीच में मतलब 2001 से 2011 के दौरान 26 है। कितना? केरल में 26 अंकों की वृद्धि हुई। और बिहार में कितना हुआ था? तो यहाँ पे लिंगानुपात में कमी आई थी 2011 में 2001 की तुलना में -1 की कमी आई थी। यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुआ था। पूछा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना था? तो 46% था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में शामिल नहीं है? इसमें पहला क्या है? भोपाल है, अहमदाबाद है, पुणे है, सूरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए भोपाल। भोपाल जो है 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में शामिल नहीं, बाकी अहमदाबाद, पुणे, सूरत ये सब उनमें शामिल हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक कुल जनसंख्या वाले कितने राज्य थे, शहर थे, तो 9 शहर थे कुल, ठीक है। और इन 9 शहरों में बृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न 51 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की संयोजी कड़ी है? पेरिपेटस, बिसाडू, एकेडिना या प्रोटोपेटेरस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एकाडीना। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है ये कौन है? एकाडीना है, ठीक। और यहीं पे पेरिपेटस दिया जाए, पेरिपेटस जो होता है ना, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा किसके? तो एनिलिडा, मैं बोल दे रहा हूँ बस सुन लीजिए, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक है। और विषाणु आप लोग पता ही होगा कि निर्जीव और सजीव के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। और प्रोटोपेटेरस जो है ये जो है आपका मछली और उभयचर के बीच है। किसमें? प्रोटोपटेरस जो है मछली और उभयचर, ये मछली और उभयचर के बीच का श्रेणी मतलब कड़ी को माना जाता है। अगला प्रश्न 52 का रहा है कि निम्नलिखित जीव वर्गीकरण के बाद में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जीवों के वर्गीकरण के बारे में, या बाद में नहीं होगा, यहाँ पे बारे में लिखा होगा, ठीक है, गलत मिसप्रिंट है यहाँ पे। जीवों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 4 जगत अर्थात 4 किंगडम है, तो ये पहला जो कथन है प्रश्न संख्या 52 का, ये क्या है? गलत है। क्योंकि जो व्हिटेकर जो वर्गीकरण किए थे उसमें 4 जगत या 4 किंगडम नहीं थे, बल्कि कितने थे? तो 5 थे। ये 5 थे, क्या हो जाएगा, क्या और थे क्या, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमिलिया था, ठीक। इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि 4 नहीं होगा, 5 होगा। उसके बाद कह रहा है वर्गीकरण की सबसे इकाई क्या होती है? जगत। दूसरा क्या दिया? वर्गीकरण की जो सबसे इकाई क्या होती है? जगत होती है। और यहीं पे एक प्रश्न ये भी पूछ सकते, दूसरा कथन क्या है? सही है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, केवल 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। यहीं पूछ सकता है वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है थी? सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है, और सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? जगत कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि फलों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? फलों का जो सबसे बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है? एंडोकार्प, मीसोकार्प, एपीकार्प या सीनोकार्प। तो जो फलों का सबसे जो बाहरी कार्प होता है ना, एपीकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एपीकार्प कहलाता है। ये सबसे बाहरी भाग होता है। जैसे कि हम लोग आम का सीजन है, आम लोग खाए होंगे, सभी लोग देख रहे हैं, तो आम का जो छिलका होता है ना, जो ऊपरी जो भाग होता है, उसको हम लोग उसको एपीकार्प कहा जाता है, ठीक। और यहीं पे देखिए जो मीसोकार्प दिया ना, ये मीसोकार्प होता है, ये फल के बीच का हिस्सा होता है, मतलब जो एकदम गूदा जो कहा जाता है उसको मीसोकार्प कहा जाता है। जैसे आम का जो अंदर का जो भाग होता है ना, अठली नहीं, जो मेन गूदा होता है उसको इपोकार्प मीसोकार्प कहा जाता है। और जो अगला क्या एक दिया है? एंडोकार्प। तो ये जो होता है फलों के सबसे अंदर का हिस्सा होता है। जैसे आम के सब एग्जांपल आम पे सेट कर लीजिए, जो बाहर का जो परत है एकदम, जो उसका छिलका कहलाता है वो कहलाता है एपीकार्प जो पूछा है। और जो उसका आम का जो मेन गुदा होता है वो उसका कहलाता है, वो मीसोकार्प कहलाता है। और एंडोकार्प क्या होता है? वो जो गुदा जो होता है, वो जो वो गुदा का रहे हैं, वो जो एकदम बीज जो होता है जिसको अठुली कहते हैं, वो एंडोकार्प के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंडोकार्प अठुली के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न देखें 54, निम्नलिखित में से कौन पौधों में अधिक शर्करा निर्माण को प्रोत्साहित करता है? बोरान, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। बोरान, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन कौन कारक अधिक शर्करा का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरान। बोरान जो है पौधों में अधिक शर्करा का निर्माण या प्रोत्साहित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 55 का रहा है, यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है। प्रश्न संख्या 55 है कि यह उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है, तो यह पहला ही कथन क्या है? सही है। उसके बाद करें यकृत से स्रावित पित्त रस की प्रकृति अम्लीय होती है। यकृत से स्रावित जो पित्त रस होता है ये अम्लीय नहीं होती बल्कि क्षारीय होती है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। इसलिए दूसरा कथन क्या है?
हाँ, ये शक्ति होती है, अम्लीय नहीं बल्कि क्या होती है, क्षारीय होती है। तो दूसरा कथन ही क्या है, गलत है। इसलिए अब देखिए केवल 1 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 56 का रहा है कि प्रश्न संख्या कि हृदय जिस झिल्लीदार थैली में बंद रहता है उसे क्या कहा जाता है। हृदय जिस झिल्ली, तो देखिए जब ये प्रश्न संख्या 56 है, वीडियो रुक गया था, पता ना, मैं शुरू मतलब देख लेता हूँ, 56 से ही देखते हैं कि हृदय जिस, हमको लग रहा है यहीं से फिर सॉल्व करना था हम लोग को। तो हृदय जिस झिल्लीदार थैली में बंद रहता है उसको क्या कहा जाता है, इकोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। देखिए आप लोग हृदय के बारे में पढ़े ही होंगे, बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। हृदय जो है ना, हृदय इसके जो कुल परत होती हैं, इसकी मतलब हृदय की जो दीवारें होती हैं या परत कहा जाए, दोनों कुछ भी कहा जाए, तो ये 3 परत की बने होते हैं। और इसके जो सबसे भीतरी परत होता है ना, ये इसको कहते हैं इनकोकार्डियम। देखिए जो पहला दिया क्या, इनकोकार्डियम, तो ये क्या होता है ना, सबसे इनकोकार्डियम क्या होता है, ये 3 परत में सबसे भीतरी परत होती हैं। कौन से, इनकोकार्डियम सबसे भीतरी परत होती है, और जो मायोकार्डियम है ये बीच का परत होता है। कहाँ का होता है, तो ये बीच का परत होता है। उसके बाद क्या है, एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो है ना, ये सबसे बाहर का परत होता है। क्या होता है, ये सबसे बाहर का परत होता है। और लास्ट बचा क्या, पेरिकार्डियम। तो ये जो हृदय जो एक झिल्लीदार थैली में बंद होता है उसको, उसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है। जिस झिल्लीदार थैली में बंद रहता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप के संदर्भ में दिया है कि रक्तचाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। उच्च रक्तचाप में धमनियों के छिद्र की मोटाई कम हो जाती है। उच्च रक्तचाप में धमनियों के छिद्र की मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए पहला ही कथन क्या है, सही है। देखिए धमनियाँ जितनी मोटी है, देखिए उसमें क्या है ना, अब सामान्य से गांव के स्तर पर, गाँवी स्तर पर भी सोचिए, तो जो चीज़ें ज़्यादा, जो पाइप उससे देखे होंगे ज़्यादा मोटा होता है पानी उसमें, तो उसमें थोड़ा प्रेशर कम जाता है जब मोटा पाइप रहता है, और जब वही पाइप थोड़ा पतला हो जाता है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा जाता है। तो यही दे रहा है कि उक्त रक्तचाप अर्थात ज़्यादा रक्तचाप में धमनियों के छिद्र की मोटाई कम हो जाती है। अर्थात मोटाई जब कम होगा तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए पहला ही कथन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है निम्न रक्तचाप में रक्त दबाव कम हो जाता है। निम्न रक्तचाप में दबाव कम हो जाता है, तो दूसरा भी कथन क्या है, सही है। 57 का दोनों कथन क्या है, सही है। इसलिए इसका आप देखेंगे दोनों किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को अचानक निकाल देने पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है और शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है कि ये किस, मतलब कौन सी ग्रंथि को अचानक निकाल दें तो व्यक्ति सुस्त हो जाता है, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है या शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो ये क्या दे रहा है, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड जो ग्रंथि है ना, ये गले में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये 2 पालियों में बटी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये थायराइड को सक्रिय रखने के लिए आयोडीन की किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाजुला इसका जो आंसर होगा थायराइड ग्रंथि होगा। अब बाकी एक्सप्लेनेशन करें तो काफ़ी इसका ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो बस इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि। ठीक, अगला प्रश्न का रहा 59 का रहा, तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यांत्रिक तरंगें माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के जड़त्व पर निर्भर करती हैं। देखिए पहला इसमें पूछा तरंगे माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम की जड़त्व पर निर्भर करती हैं, तो पहला ही कथन क्या है, सही है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांत्रिक तरंगे होती क्या हैं। मतलब यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कह लेते हैं। ठीक, दूसरा कथन का रहा है कि श्रृंग और गर्त का संबंध अनुदैर्ध्य तरंग से है। तो देखिए इस दूसरा कथन क्या है, गलत है। गर्त आप और श्रृंग आप लोग जाने होंगे, कोई भी कण इस प्रकार से जो गति कर रही है, तो ये जो अधिकतम ऊपर की जो होती है ना, ऊपर अधिकतम जो दोलन होता है इसको श्रृंग बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ अधिकतम था उसको गर्त बोलते हैं। ठीक, तो ये जो कारक अनुदैर्ध्य तरंग, श्रृंग और गर्त अनुदैर्ध्य तरंगों की तरंग से है, तो ये श्रृंग और गर्त जो है अनुदैर्ध्य तरंगों से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों से संबंधित हैं। ठीक है, किससे हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों से संबंधित हैं।
इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। अब पहला ही कथन क्या है, सही है, इसलिए केवल 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 60 का रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। अधिक से कम की ओर, अर्थात किसमें सबसे ज़्यादा अधिक चाल होगा और सब किसमें कम होगा। तो देखिए इसमें जो दिया ये पहला जो दिया हीलियम में जो क्या ना कि ध्वनि की जो चाल होती है हीलियम में 965, कितना होता है, 965 मीटर पर सेकेंड, कितना, 965 मीटर पर सेकेंड। और यही निकल में जो क्या होता है, तो निकल में कितना होता है, तो निकल में होता है आपका 6000, हाँ 6040 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और लोहा में कितना होता है, तो लोहा में जो होता है आपका ये होता है, हाँ 5950 मीटर पर सेकेंड होता है। और हाइड्रोजन में कितना होता है, तो हाइड्रोजन में होता है आपका 1284, हाइड्रोजन में होता है 1284 मीटर पर सेकेंड। इसलिए देखिए सबसे पूछा है सबसे ज़्यादा से कम को व्यवस्थित करना, तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा निकल में अर्थात 3 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा, लोहा है 5950 किलोमीटर अर्थात 2 आ जाएगा। उसके बाद किस में, हाइड्रोजन में है जो 1284 है, तो इसलिए 4 आ जाएगा। और एक तो इसके बाद एक लास्ट में बचा गया अर्थात 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 केवल किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बरसात के मौसम में सीटियों की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है। पहला कथन क्या है, सही है। बरसात के मौसम में सीटियों की आवाज़ जो है क्या है, दूर तक सुनाई देती है। कारण इसका कह रहा है कि वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। दूसरा कथन भी क्या है, सही। अब देखेंगे कथन तो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो आप लोग चाहें तो इसका मतलब लाइव एग्जाम्पल मतलब देख सकते हैं। कह रहे बरसात के मौसम में सीटियों की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है क्योंकि वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। देखिए जो ध्वनि की चाल हो ना आर्द्रता पर निर्भर करती है, अर्थात अधिक आर्द्रता रहेगा तो ध्वनि की चाल अधिक होती है और कम आर्द्रता रहेगा तो ध्वनि की चाल कम होती है। तो इसका सही देखिए सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 62, प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 405 से 570। तो देखिए इसका जो क्या हो जाएगा ना, पूछा है प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो ये नीले रंग का स्पेक्ट्रम कितना तरंगदैर्घ्य कितना, 450 से लेकर 495 न्यूटन, सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ नैनोमीटर, ठीक। 450 से लेकर 495 नैनोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद कर रहा है, और ये देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इसका तो डी सही हो जाएगा, लेकिन बी जो दिया है 570 से लेकर 590 तक, तो इसका किसका होता है, ये होता है 570 के 590 तक होता है, ये पीला का होता है, किसका, पीला का। वहीं 590 से लेके 600 590 से लेके 620 तक किसका होता है, तो ये होता है आपका नारंगी का, किसका, तो नारंगी का हो जाता है। और वहीं 405 से लेके, तो इसका शायद कुछ पता नहीं है, खैर इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, 405 से लेके 570 तक किसका होता है। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बैगनी के बीच में आता है, ठीक। तो बैगनी देख सकते हैं, लेकिन पूछा है नीला किसका, मतलब नीले का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो ये होता है 450 से लेकर 495 तक। प्रश्न संख्या 63 का राय, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ग्रेफाइट और हीरे की आणविक संरचना समान होती है। ग्रेफाइट और जो हीरे की जो आणविक संरचना होती है क्या होती है, समान होती है। देखिए इसमें क्या ना, पहला ही कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है ग्रेफाइट और हीरे की आणविक संरचना समान होती है, तो ये समान नहीं होती है, बल्कि ग्रेफाइट और हीरे की जो संरचना होती है, आणविक संरचना होती है, एक तरह से बिल्कुल भिन्न होती है। क्या होती है, ये बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से, ठीक। एक दूसरे से क्या होती हैं, ये एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ताप का बढ़िया चालक है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये जो हीरा होता है वो नहीं होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है और ये जो ग्रेफाइट है ताप का या विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है। उसके बाद कर रहा है ग्रेफाइट कम अभिक्रियाशील होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, तो ये दूसरा कथन क्या है, सही है।
दूसरा कथन क्या है, सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। अब देखिए कौन सा केवल 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में देखिए क्या केवल 2 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, ब्रांडी में, जिम में, वोडका में, पोर्ट में। अब जितने लोग भी बियर या वाइन पीते होंगे उन लोगों को पता होगा कि इसमें कितना एल्कोहल होता है, नहीं पता है तो आज हम लोग देख लेते हैं। ये जो ब्रांडी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, तो ये जो ब्रांडी होती है ना, इसमें होता है एल्कोहल आपका, इसमें होता है आपका 35 से 60%। कितना, 35 से 60% तक होता है। इसमें 35 से 60% तक एल्कोहल होता है। उसके बाद जिम दिया है, तो जिम भी एक मतलब वाइन ही है, तो इसमें होता है 37 से 80% तक इसमें होता है क्या, इसमें एल्कोहल होता है। और उसके बाद वोडका, तो वोडका में जो है ना 35 से 50%। कितना, तो 35 से 50% होता है। और वहीं पे पोर्ट भी एक वाइन का ही प्रकार है, मतलब दारू का ही एक तरह से कह सकते हैं, उसी का प्रकार है। तो पोर्ट में जो होता है 15 से 25% होता है एल्कोहल, ठीक, 15 से 25%। पूछा है कि सबसे कम मात्रा किस में होती है, तो सबसे कम मात्रा जो है देखिए पोर्ट में जो दिया है 15 से 25%, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका पोर्ट सही हो जाएगा। अब देखिए कम एल्कोहल वाला चाहिए तो पोर्ट पीजिएगा, और सबसे ज़्यादा चाहिए तो ये जिम, उसके बाद से वोडका भी। ओह सॉरी, मुझे लग रहा था कि पूरा सिस्टम बंद है, लेकिन ये बंद नहीं था, इस पर किसी के कॉल आ गया है। तो खैर कोई नहीं, 5-6 प्रश्न इसमें और करते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 64 तो हो ही गया था, 64। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि 65 कह रहा है कि हाइड्रोजन के संदर्भ में, 65 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। अभी भी लग रहा है पूरा सिस्टम में कह रहा है कि हाँ, हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। एक, हाइड्रोजन के 2 ज्ञात समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन हवा से हल्की है, या इसका उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 65 क्या हो जाएगा, ये देखिए जो पहला ये है हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक, तो देखिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो पता होगा कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। क्या कहलाता है वो भी, एक प्रोटियम कहलाता है, एक मैं बोल दे रहा हूँ बस आप लोग सुन लीजिए, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और एक ट्राइटेरियम होता है, 3 होता है, ठीक है। और दूसरा एक बात तो हाइड्रोजन के बारे में पता होगा, ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सा है, ये हाइड्रोजन ही है। दूसरा जो कथन दिया है कि हाइड्रोजन हवा से हल्की गैस है, तो हाइड्रोजन जो है हवा से हल्की गैस है, अर्थात दूसरा कथन क्या है, सत्य है। और इसका निर्माण, इसका उपयोग जो है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का उपयोग का वहाँ किया जाता है, हवा से ये हल्की होती है, और इसका उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। और हाइड्रोजन का देखिए ना, तो कुछ और भी प्रयोग होता है इसका, कि रॉकेट में ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 का रहा है कि ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए, 66 है। ये कह रहा है कि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है ना, ये सदैव क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। और जो सूर्य ग्रहण लगने का जो कारण होता है, सूर्य ग्रहण के लगने क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उसे चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा कथन जो दिया है, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण क्या दिया है, देखिए जो पहला, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था, पहला जो कथन का रहा, सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है। देखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को तो लगता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, अर्थात दूसरा पहला ही कथन क्या होगा, गलत होगा। अब पूछा कौन सा असत्य है, ठीक, तो ये तो सही हो गया। पहला मतलब पहला क्या है, गलत है, अर्थात ये ऑप्शन में आंसर में हमारे होगा, ठीक। असत्य पूछा है और पहला असत्य है, ठीक।
कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को लगता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है, बल्कि कुछ एक अमावस्या को लगता है। उसके बाद कह रहा चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है ना, सदैव पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक, अब पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, लेकिन खैर प्रत्येक नहीं कहा है, बस ये कह दिया चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को लगता है। तो ये कथन क्या है, सही है। तो इसमें देखिए पहला कथन क्या है, असत्य है, और पूछा असत्य ही पूछा, इसलिए केवल 1 असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। 67 कह रहा है कि कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नजका प्लेट या फिजी प्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नजका प्लेट। नजका प्लेट जो है, ये नजका प्लेट ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और थोड़ा सा अरबियन प्लेट के बारे में देख लेते हैं। तो अरबियन प्लेट इसमें अधिकतर ना अरब जो क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, वो भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। और फिलीपींस प्लेट तो ये जानते होंगे, ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। ये किस में है, एशिया और प्रशांत महासागरीय, एशिया और प्रशांत महासागरों के बीच में। उसके बाद फिजी प्लेट जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्व स्थित है उसमें यहाँ फिजी में है, फिजी प्लेट है। ठीक, तो इसका जो नजका प्लेट है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ वलन के प्रकार है, दूसरा उदाहरण है। तो हम लोग यहीं पे मिलान कर लेते हैं इसका। एक तरफ क्या दिया है, सम्मिलित वलन। जो सम्मिलित वलन जो है, सॉरी ये सम्मिलित नहीं, ये सममित है। सम्मित वलन है, किसका उदाहरण है, तो सम्मित वलन जूरा पर्वत क्या है, सम्मित वलन का उदाहरण क्या है, जूरा पर्वत। और सम्मित क्या होता है ना, कि ऐसा वलन जिनकी दोनों भुजाओं को झुकाव और ढाल एक समान हो, उन्हें सममित वलन कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, जूरा पर्वत। फिर उसके क्या है, असममित वलन। जो असममित वलन है, ये जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई एक समान, लंबाई एवं ढाल असमान हो तो उसे असममित वलन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है, ये उसका उदाहरण है आपका, इसका जो उदाहरण है पेनाइन पर्वत है, दक्षिण, इसका क्या है, ये पेनाइन पर्वत है। उसके बाद दिया क्या, एक दिग्नत वलन है, एक दिग्नत वलन। तो इसका जो उदाहरण है ना, ये देखिए एक दिग्नत वलन है, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका उदाहरण है। एक दिग्नत वलन का कौन उदाहरण है, तो एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद क्या है, परिवलन। तो परिवलन का एक ही बच गया है, तो मिल्लेक हेवन हो जाएगा। किसका, तो मिल्लेक हेवन हो जाएगा। अर्थात डी का किससे सुमिलित होगा, थर्ड से। अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 4 है, और डी का किससे सुमिलित है, थर्ड से, डी का थर्ड से। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, ए का 1, बी का 2, सी का 4। तो देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 4 ऑप्शन नंबर सी में, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 69 का है, रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस संचलन के कारण हुआ है। रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस संचलन के कारण हुआ है। महाद्वीपीय संचलन, महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, महासागरीय संचलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का है, ये जो महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, रॉकीज और एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है, ये हुआ आपका महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन के कारण हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न 70 प्रश्न देख रहे हैं कि पृथ्वी के निम्नलिखित असंबद्धताओं को बाहर से अंदर की ओर, निम्नलिखित में से पृथ्वी की निम्नलिखित असंबद्धताओं को बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित कीजिए। एक मोहवेसिक असंबद्धता, कोर्नाड असंबद्धता, रैपटी असंबद्धता, या गुटेनबर्ग असंबद्धता। प्रश्न संख्या 70 देखिए, वीडियो पता ना कब से रुका था, मुझे पता नहीं था, मैं काफ़ी बोल दिया था और पता ना कहाँ तक कितना बोला हूँ। फिर खैर 70 प्रश्न को फिर से हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये पृथ्वी का जैसे शेप है, सॉरी बढ़िया से बनाते हैं।
पृथ्वी का जो शेप है, जो सबसे बाहरी क्षेत्र है, सबसे आप लोग को पता होगा ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद जो आता है क्रस्ट के बाद से जो हिस्सा आता है वो कहलाता है मेटल। क्या कहलाता है, वो मेटल कहलाता है। और जब से जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है कि ये कोर कहलाता है। जो सबसे आंतरिक होता है वो कोर कहलाता है। तो देखिए पहला आता है ना कोरनाड, पहले आ जाता है कोरनाड असंबद्धता। और ये कोरनाड जो असंबद्धता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का होता है, क्या, ये कोरनाड होता है। ठीक, सबसे पहले आता है कोरनाड। उसके बाद आता है मोहोविसिक। मोहोविसिक असंबद्धता जो है वो जो ये मोहोविसिक असमता निचले क्रस्ट, अर्थात ये निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल, ऊपर का जो मेटल होता है और निचला जो क्रस्ट होता है उनके बीच को जो हिस्सा आता है मोहोविसिक आता है। दो अर्थात आपको पहले कोनराड आ गया, फिर मोहोविसिक आ गया, अर्थात दो एक आ गया। उसके बाद से आता है क्या, रेपटी असमता। रेपटी जो होता है ना ऊपरी मेटल, मतलब ये जो ऊपरी मेटल है और नीचे और निचला मेटल, ऊपरी मेटल और निचले मेटल का बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेपटी असमता। 2 1 3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, गुटेनबर्ग असमता। गुटेनबर्ग क्या होता है ना, वाय कोर, ये जो कोर का जो बाहरी हिस्सा होता है ये, और मेटल का निचला मेटल का जो हिस्सा होता है इनके बीच का जो हिस्सा होता है ये गुटेनबर्ग कहलाता था। 2 1 3 4, इसलिए अब देखते हैं 2 1 3 4 किस में है। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए पहले देखिए कोनराड आता है, फिर उसके बाद मोहोविसिक, उसके बाद रेपटी और उसके बाद गुटेनबर्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, काफ़ी इसमें कुछ हमको लग रहा है कि बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है, तो खैर कोई नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किए नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन में आप लोगों को मिल जाए।